बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि चैप्टर 4 सारे को रिवाइज़ किया जाए एमसीक्यूज़ के थ्रू, और जितने एडिशनल एमसीक्यूज़ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में से जो आ सकते हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाएँ। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, फोर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड। तो वो फोर्सेस जो पैरेलल होती हैं और उनकी डायरेक्शन सेम होती है वो क्या कहलाती हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है लाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है कि इनकी जो डायरेक्शन है ऑपोजिट होती है, एक की अगर नीचे की तरफ है तो दूसरे की ऊपर की तरफ होती है। तो ये हमारे पास ये लाइक और अनलाइक पैरेलल से क्वेश्चन लिया गया, पहला ही आपकी पहली डेफिनेशन है चैप्टर 4 की। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वेक्टर डैट कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल्स आर। तो भाई यहाँ ये पूछा जा रहा है कि हेड टू टेल रूल की मदद से हम कितने जो वेक्टर है उनको जोड़ सकते हैं। हमें पता है हेड टू टेल रूल क्या होता है कि हमारे पास एक ये वेक्टर है, इसका नाम है ए, एक ये वेक्टर है इसका नाम है बी, और एक ये वेक्टर है इसका नाम है सी। तो इसको जोड़ा कैसे जा सकता है? तो ए का जो हेड है बी की टेल उसके साथ जुड़ेगी। ये सॉरी थोड़ा सा मैं इसको रेज करता हूँ, ये इसको कुछ इस तरह से हम चलाएंगे। बी थोड़ा सा टेढ़ा है तो बी को थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा किया जाएगा। सी बिल्कुल सी की जो टेल है उसको हम बी के हेड से जोड़ेंगे तो इस तरह हो जाएगा, और इस तरह से टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कोई इसकी लिमिट नहीं है, जितने भी हों हम उनको जोड़ सकते हैं। तो ये राइट ऑप्शन होगा एनी नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कुछ कंसेप्ट भी बनते जाएं और आपको शार्ट भी साथ साथ रेडी होते जाएं। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारी इस बुक में जिक्र किया गया अभी तक तो दो जिक्र किए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास एफ एक्स और एक है हमारे पास एफ वाई। तो ये भी आपने याद रखना है। मैं आपको ये असल में बताना ये चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो आपको पता चल जाए, शॉर्ट भी आए कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन कौन से उनके नाम लिखो तो आप उसको लिख सको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ विद एक्स एक्सिस गिवन बाय। तो यहाँ पे आपने इस चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है जो था हमारे पास टेन थीटा इक्वल। जब टेन का जिक्र आ जाता है तो फिर एफ वाई ऊपर आएगा और एफ एक्स नीचे आएगा। तो सबसे पहले देखें कि एफ वाई किस किस का ऊपर है। तो यहाँ ये जो दो हैं ये एफ वाई ऊपर है, लेकिन मसला ये है कि ये थीटा इक्वल टेन है, और ये क्योंकि थीटा इधर ही रहेगा, ये थीटा इधर ही रहेगा, और ये टेन दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा? इनवर्स का। तो फिर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हुआ? राइट ऑप्शन हमारे पास ये हुआ, क्योंकि ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू। तो साइन थीटा किसके इक्वल है? तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। मैं आपको बता दूं ये अक्सर जो पूछा जाता है पेपर में, इसमें से कोई ना कोई आ जाता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कास थीटा किसके इक्वल होता है। कास थीटा में क्या होता है? बेस अवर हाइपोटेनियस होता है, और इस तरह साइन थीटा में हमारे पास परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनियस होता है, और परपेंडिकुलर अवर बेस हमारे पास टेन का होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनियस है। तो ये आपने याद रखना है। ये कोई ना कोई पूछ लेता है साइन का, काज का और टेन का। तो मैंने बता दिया ये साइन का है, ये हमारे पास काज का, और ये हमारे पास टेन का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट बताया जा रहा है कंप्लीट द इक्वेशन एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जब एफ वाई ऊपर होता है तो यहाँ पे टेन का जिक्र किया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन है टेन थीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ कॉज 90। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सीधा कैलकुलेटर से कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये बोर्ड में आए हुए हैं। अगर आप रट्टा लगाना चाहते हो तो यहाँ मैंने आंसर भी साथ साथ दिए हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि आपको क्योंकि
परमिशन होती है कि आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। तो इस तरह का भी कोई एक आधा एमसीक्यूज पक्का आ जाता है तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, तो आपने जस्ट जो वैल्यू दी होगी, जैसे साइन 45 इज इक्वल टू साइन 45 दिया है, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये जो वैल्यू वाले हैं इससे आपने परेशान नहीं होना, आपके पास कैलकुलेटर होगा, इसलिए मैं इनको कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जैसे ही कोई सोल्यूशन वाला आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये tan 45 बहुत दफ़ा बोर्ड में आया, ये आपको वैसे भी याद होगा, 1 वैल्यू होती है। इस तरह की जो वैल्यू है वो आप याद कर लेना। चलिए अब सॉल्व की तरफ चलते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ना ये शॉर्ट भी आ जाता है। यहाँ पे हमें कहा क्या गया है, हमें ये बताया गया है कि जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है और जो एंगल दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एफ एक्स। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल एफ कॉज थीटा। तो अब जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, एफ की जगह पे आपने एफ की वैल्यू पुट कर देनी है 10 कॉज थीटा, ऐसे रहेगा, थीटा की जगह 30। तो आप कॉज 30 फाइंड करोगे तो आई थिंक 0.8 समथिंग आएगा। 0.8 समथिंग को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन 8.7 न्यूटन आ जाएगा। सॉल्व किस तरह से करना है फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डायगोनल विल बी। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो उसने बताया बेस 4 सेंटीमीटर है, मतलब नीचे वाला कितना है जी, 4 सेंटीमीटर है। फिर उसने बताया कि ये जो इसका परपेंडिकुलर है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हमने ये बताना ये जो एफ है ये कितना है, बेसिकली ये एफ है तो ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है। होप सो अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ एक फार्मूला लगने वाला है। वो फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो अब आपको फौरन समझ आ गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत दफ़ा बच्चों को दिया है और ये बोर्ड में भी आया हुआ है। एफ एक्स कितना था 4, तो यहाँ 4 का ऊपर आ गया स्क्वायर। एफ वाई हमारे पास कितना है 3 और 3 का भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लिया कितना आया 16, 3 का स्क्वायर लिया कितना आया 9। और जब आप 16 में प्लस करोगे 9 को तो आपके पास आ जाएगा 25। 25 का अंडर रूट लें तो आपके पास आ जाएगा 5। तो राइट ऑप्शन है 5। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सॉल्यूशन में, तो इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी कैलकुलेटर से सारा कुछ हो जाएगा, आपको जस्ट फार्मूले आना चाहिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब देखें ये भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। अभी मैं आपको बता दूं कि अब वो वाजिया बता रहा है कि एफ एक्स हमारे पास 4 न्यूटन है और एफ वाई हमारे पास 3 न्यूटन है और हमने फाइंड करना है एफ। तो जब एफ एक्स भी हो एफ भी हो तो सिंपल सा फार्मूला हम क्या लगाएंगे, वही एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो अभी मैं ये सॉल्व करके पिछली स्लाइड में बता दिया था, सेम वैल्यू भी वो है, उसने क्या किया है कि पूछने का अंदाज चेंज कर लिया है। तो आंसर भी इसका सेम 5 न्यूटन आएगा, मैं आपको पीछे ये सॉल्व करके बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, टॉर्क डिपेंड अपॉन। तो भाई जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें ये पूछा जाए कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो चलिए मैं अगर आपको बताऊं कि फोर्स डिपेंड अपॉन, तो फोर्स का फार्मूला है मैस और एक्सीलरेशन। तो हम बोलेंगे जी फोर्स डिपेंड करता है मैस और एक्सीलरेशन पे। इसी तरह टार्क का जिस फार्मूला लिख लो, टार्क का फार्मूला क्या होता है, एफ क्रॉस एल। अब एफ क्या है जी, एफ तो फोर्स है, एल क्या है, एल हमारे पास मोमेंट आर्म है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ फिर, फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो इस तरह फार्मूला अगर आपको आता हो तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन किस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमें क्या पूछा जा रहा है, टू, ये टू गलत लिखा है, इसे सही कर लीजिएगा। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। तो ये आपको पता है कि मान लो कि हमारे पास एक व्हील है, जैसे हमारे पास स्टीयरिंग व्हील होता है, तो एक हाथ इधर होता है, तो ये हाथ इसको अगर ऊपर की तरफ लेके जा रहा है तो उसी टाइम पे दूसरा हाथ नीचे की तरफ आएगा। तो ये किसकी एग्जांपल है, ये कपल की एग्जांपल होती है जिसमें
अनलाइक पैरेलल फोर्सेस काम कर रही होती हैं, लेकिन इक्वल, जितनी स्पीड से ये ऊपर जाएगा उतनी ही स्पीड से ये नीचे आएगा। मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल क्यों दी कि समटाइम पूछा जाता है कि स्टीयरिंग व्हील जो है वो किसकी एग्जांपल है या वो किस असूल के तहत काम कर रहा है, तो नीचे ऑप्शन होते हैं, तब भी आपको पता होना चाहिए वो अनलाइक की काम कर रहा है, तो राइट ऑप्शन कपल है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, द फार्मूला ऑफ टॉर्क इज, तो ये थोड़ी देर पहले मैं आपको ये फार्मूला बता रहा था। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ क्रॉस एल, एफ स्टैंड फॉर फोर्स, एल मोमेंट आर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एस आई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, तो टॉर्क का एस आई यूनिट क्या होता है। यूनिट जब भी आपसे पूछे जाए, अगर आपको फार्मूला आता है तो आपको यूनिट बनाने से कोई भी नहीं वो रोक सकता, तो यहाँ पे फार्मूला तो आता है। अब हमें पता फोर्स का यूनिट क्या है जी, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, और ये मोमेंट आर्म मतलब ये लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया जी, न्यूटन मीटर, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो ये जो है ये हमारे पास प्रेशर क्या है, ये हमारे पास स्ट्रेस क्या है, ये हमारे पास यंग मॉडुलस क्या है। अब ये जो न्यूटन है ये फोर्स क्या है, ये टेंशन क्या है, ये वेट क्या है। अब ये 10th में इसका जिक्र किया गया, ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। तो इस तरह ये सारे एमसीक्यूज भी आप साथ में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और बहुत दफ़ा बोर्ड में आई है। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और इसका फार्मूला भी बता चुका है। फार्मूला क्या होता है, एफ क्रॉस एल, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। लो जी, आपकी डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई। चलिए जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होता है। वर्क का यूनिट हमारे पास जूल होता है। प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। और मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम का यूनिट होता है एनएस, या दूसरे लफ्जों में हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ आपके 4 एमसीक्यूज क्लियर हो गए। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार इज एग्जाम्पल। तो यही मैं आपको थोड़ी देर पहले इसकी एग्जाम्पल ही दे रहा था और अभी इसने पूछ लिया, तो अब आपको इसका आंसर आता होगा कपल। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, द मोमेंट आर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन। तो भाई ये मोमेंट आर्म बेसिकली क्या है, टॉर्क में जो आप यूज करते हो एफ क्रॉस एल, तो ये मोमेंट आर्म होता है। एल तो ये मैंने आपको समझा दिया, मोमेंट आर्म को कोई फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप बाय बॉडी कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ। भाई देखें, जो हमारे पास कोई रेगुलर शेप है ना, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर है, तो उसको इस तरह से आप बता सकते हो, जहां लाइनें क्रॉस हो रही हैं वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर आपके पास कोई स्क्वायर है तो उसको भी इस तरह बता सकते हो, कोई सर्कल है उसको भी बता सकते हो। लेकिन अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी कोई चीज़ है तो उसका अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना, तो उसके लिए आपको प्लम्ब लाइन यूज करना पड़ेगा। ये आपका ग्रेविटी वाले टॉपिक में आपको प्लम्ब लाइन का एक टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स काज द सिस्टम टू मूव विद द रोटेशन। तो ये भी आपके पास डेफिनेशन आ गई है, मैं समझा भी देता हूँ। बेसिकली मैं डेफिनेशन ही समझाने लगा हूँ, इसका आंसर तो सबको पता होगा, सेंटर ऑफ मैस है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ये कहा जाता है कि सेंटर ऑफ मैस क्या होता है कि अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये रॉड आगे की तरफ झुक जाएगा, अगर मैं इधर नीचे फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे से आगे की तरफ झुक जाएगा। लेकिन अगर मैं सेंटर में फोर्स लगाऊं तो ये झुकेगा नहीं, बल्कि इसी तरह सीधा मूव करेगा। तो वो पॉइंट जिसने इसको सीधा मूव करवाया, डेट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मैस। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्फीयर इज एट। तो स्फीयर इस तरह से कोई एक शेप होती है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो इस शेप का जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो यहां सेंटर ऑफ स्फीयर, राइट आंसर क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम जानते हैं, ये तो डेफिनेशन भी कंप्लीट होगी। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती। तो फोर्स कब नहीं लगेगी, फोर्स कब जीरो होगी। तो अब देखें, मैस तो कभी भी किसी चीज का जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई चीज है तो उसका मैस है, चाहे जितना भी कम है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन किसी का जीरो कर दिया जाए, मैस तो रहेगा रहेगा, चाहे 1 किलो है।
तो एक्सेलरेशन अगर जीरो कर दिया जाए तो आप देखिए फाइनल आंसर आपके पास क्या आया, फोर्स जीरो। इसका मतलब यह है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उसका एक्सेलरेशन क्या कर दिया जाए, जीरो। तो फोर्स जीरो हो जाएगी तो बॉडी भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, द मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो भाई इक्विलिब्रियम की सबसे पहले तो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में फोर्स जीरो होती है, सेकंड कंडीशन में टॉर्क जीरो होती है। तो अभी सिर्फ बात की जा रही है फर्स्ट कंडीशन की, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फोर्स जीरो। ये सिग्मा का साइन इसलिए लगा रहे हैं कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सारी फोर्सेस उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फोर्स फर्स्ट कंडीशन के लिए आता है और टॉर्क आता है जी सेकंड कंडीशन के लिए। और सिग्मा का साइन इसलिए है कि जितनी भी उसमें रोटेशन है, जितनी भी टॉर्क है, सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कितनी तरह की होती हैं, हमारे पास स्टेबल होती हैं, अनस्टेबल होती हैं और न्यूट्रल होती हैं। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होती है, जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फर्क ना पड़े। अगर कोई चीज मूव भी करती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क ना पड़े, तो कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस। तो ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, रेसिंग कार आर मेड स्टेबल बाय। जो रेसिंग कार होती हैं उनको स्टेबल किस तरह से बनाया जाता है। तो कोई भी कार है उसको स्टेबल बनाने के लिए जितनी वो नीचे की तरफ होगी तो उतनी वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब अगर वो बहुत ऊंची है, सड़क से, रोड से बहुत ऊंची है, बड़े बड़े टायर हैं, तो वो इतनी स्टेबल नहीं होगी। लेकिन अगर वो ऑलमोस्ट रोड के साथ ही लग रही है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी, उसके गिरने के, उल्टने के चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि उसको ग्रेविटी ज्यादा मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आर। तो भाई दो ही चीजें हमारे इस चैप्टर में पूछी गई हैं, या तो पूछा गया कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कितनी है, या पूछा गया स्टेट। तो अगर स्टेट पूछेगा तो इक्विलिब्रियम की तीन स्टेट होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। और अगर हमसे बात की जाए, ये कंडीशन भी इसने पूछ लिया, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर कंडीशन पूछी जाए तो वो हमारे पास दो होती हैं। कौन सी होती है, हम जानते हैं कि एक में फोर्स जीरो होती है, दूसरे में टॉर्क जीरो होता है। तो ये बहुत दफा बोर्ड में पूछा जाता है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, ये बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ये दोनों एमसीक्यूज में आपको कवर करवा चुका हूं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये भी बोर्ड में पूछा गया कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल क्या है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल होती है फुटबॉल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्योंकि फुटबॉल गोल है, उसको जितना भी घुमाओगे उसका सेंटर वही रहेगा, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होगा। तो होप सो बच्चे आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ आए हैं। ये सिर्फ मैंने आपको कुछ 35-40 एमसीक्यूज नहीं समझाए, बल्कि सारे ऑप्शन दिए हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे इस चैप्टर में मिलते जुलते जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, एडिशनल एमसीक्यूज, मैंने कोशिश किया कि वो आपको क्लियर करवा दूं। फिर भी अगर किसी एमसीक्यूज के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।